हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर 3 में स्वागत है। तो पहले अपन ने डिस्कशन यही किया कि जो पहले लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज अपन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया 40 कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे जहाँ पे अपन ने ये सीखा पिछले वीडियो में कि इंडिया 16 कहाँ पे लगता है, इंडिया 40 कहाँ पे लगता है। इंडिया 16 वहाँ पे लगता है जहाँ पे फैक्ट्री यूज हो रही हो बिजनेस के लिए, वहाँ पे इंडिया 16 लगता है। तो अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। आज अपन कंसेप्ट 3 मिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेस के लिए यूज हो सकती है या लेट आउट हो सकती है। 50-50% हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रही है और लेट आउट रेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रही है। तो आपा को इसमें क्या देखना पड़ेगा भी, ये प्रॉपर्टी सेपरेबल है, सेपरेबल हो सकती है या सेपरेबल नहीं हो सकती। अगर सेपरेबल का क्या मतलब है? सेपरेबल का मतलब है कि उसकी रजिस्ट्री या सेल हो, उनकी दोनों पोर्शन की अलग अलग हो सकती है। अगर मैं एक पोर्शन को रेंट के लिए दे रहा हूँ तो दूसरे पोर्शन को मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये देन दिस इज कॉल्ड अ सेपरेबल प्रॉपर्टी। इफ़ सेपरेबल है तो अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा, अगर इनसेपरेबल है तो अपन उसको आगे जाके स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इफ़ मिक्स्ड प्रॉपर्टी सेपरेबल then that is the case. In case property is separable, then India 16 will be adopted on the portion which is used in business, but let out portion will be covered by India's 40. As per the provision, an investment property can be considered as separable. Separable किसको कहेंगे? Only if a portion can be sold or given on finance lease without selling the other portion. Without selling the other portion. Now second case, if property is not separable, if property अगर प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं है तो हमारे पास दूसरा केस आता है, जहाँ पे दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। इफ़ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड इन बिजनेस, अपने को बिजनेस का पोर्शन देखना है, भी बिजनेस का पोर्शन कितना यूज़ हो रहा है। अगर बिजनेस का पोर्शन लेस देन 20% यूज़ हो रहा है देन क्या होगा? देन इसको अपन इंडेस 40 में क्लासीफाई कर देंगे। अगर बिजनेस का पोर्शन मोर देन 20% यूज़ हो रहा है देन अपन क्या क्लासीफाई कर देंगे? इनको इंडेस 16 के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देंगे, पीपी। होप बी अंडरस्टैंड। जहाँ पे अगला केस है, इफ़ प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ऑन रेंट। अगर क्या है कि हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको अपने फ्लैट्स रहने के लिए भी आप यहाँ पे रहिए और काम कीजिए हमारे बिजनेस पे, चाहे वो रेंट पे दिए हों या फ्री दिए हों या मार्केट रेट पे दिए हों या उससे कम दिए हों। तो वैसे तो अगर अपन जो हमने पहले पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इंडेस 40 लगेगा, क्योंकि अगर अपन ने उनको रेंट पे दिया है तो। बट इंडेस क्या कहता है? इंडेस कहता है जो ये व्यक्ति रह रहे हैं वो रेंट तो दे रहे हैं बट वो आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएंगे। बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो बिजनेस में आउटपुट अधिक आएगा, मतलब ये आपका इनडायरेक्टली बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस पर आप इंडिया 16 लगाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब एंसिलरी सर्विस क्या है कि जैसे एक प्रॉपर्टी है उसमें एक बंदा है, उसमें अपन ने स्वीपर रख दिया, गार्ड रख दिया, तो
उसमें क्या है, एज पर द प्रोविजन इट मे बी पॉसिबल डैट सर्विसेज प्रोवाइड सम it may be possible that lessor provides some ancillary services in the form of maintenance or security services to its tenant. In the given case, it will not have any effect on classification of कोई इफेक्ट नहीं करेगा ancillary services. It can also be said that we will keep applying India's 40 on let out properties even if ancillary services are provided by lessor to lessee. इसका एक्सेप्शन क्या है? In hotel industry, hotel also provide these services to their guest customer, but it is their business, so we will apply India 16 on hotel. होटल पे तो इंडिया 16 लगता है बिकॉज रूम पर रेंट चढ़ाना, रूम डेज बिकते हैं वहाँ पे, रेंट पे नहीं चढ़ता, वो वहाँ पे रूम डेज बिकते हैं. अगर आप कहाँ भी देखेंगे ना होटल की आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है रूम डेज सोल्ड, ना कि रेंट पे चढ़ाए गए. ये वर्डिंग नहीं यूज़ होती. चलिए अगला कंसेप्ट आता है लैंड विद अनडिटरमाइंड यूज़. अभी तक अपन लैंड परचेज कर लिया है, बट अभी तक अपन ने डिसाइड नहीं किया है कि अपन लैंड किस लिए यूज़ कर रहे हैं. तो इसको अपन इंडियाज़ 40 में क्लासीफाई करेंगे. यही लिखा है इफ़ एन एंटिटी होल्ड्स ओनरशिप on land which is acquired with undetermined use, then we will apply India's 14 on such land. It means that land with undetermined use is considered as an investment property. चलिए एक और कंसेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. तो ट्रांजैक्शन ऑफ लीज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लीज ट्रांजैक्शन विद इन द ग्रुप. इसमें क्या है कि अगर होल्डिंग प्लस सब्सी इक्वल टू CFS क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो होल्डिंग की अलग बुक्स बनेंगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अलग बनेगी, सब्सी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनेगी. तो ये CFS बनेगी. जैसे ही अगर आप जहाँ पे डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि जैसे कि होल्डिंग के पास एक प्रॉपर्टी है, उसने सब्सिडी को रेंट पे दे दी, तो CFS पे क्या लगेगा, SFS पे क्या लगेगा और इसकी बुक्स में क्या लगेगा, CFS में क्या लगेगा. तो आगे वाले केसेस में अपन ये पढ़ने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. इफ़ लीज ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन विद इन द ग्रुप देन दीज ट्रांजेक्शन शैल गेट एलिमिनेटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, वो CFS में आके तो नलीफाई हो जाएगी, आप भी जानते हैं. तो दीज ट्रांजेक्शन शैल बी डेल्ट इन CFS ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज. जहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन CFS. इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड यूज्ड विद इन द ग्रुप. अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे लेट आउट की गई है और यूज़ की गई है ग्रुप में, वी विल अप्लाई इंडिया 16 ऑन सच प्रॉपर्टी इन CFS. यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, होल्डिंग है, सब्सी है और CFS है. होल्डिंग ने एस को किया, एस को रेंट पे दिया, ये प्रॉपर्टी यूज़ करा है बिजनेस में, तो CFS में अपन इंडिया 16 लगाएंगे. इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट विद इन द ग्रुप एंड अगेन लेट आउट टू थर्ड पार्टी. अभी क्या केस है, एक होल्डिंग है, एक सब्सी है. होल्डिंग ने इसको रेंट पे दी और सब्सी ने किसी थर्ड पार्टी जो ग्रुप का पार्ट नहीं है उसको रेंट पे दे दी. तो ये केस कह रहा है, चलिए इसका देखते हैं. इफ थर्ड पार्टी लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज
भी रेंट पे दी है, तो अप्लाई इंडेस 40 ऑन CFS। तो क्या हुआ, एच ने इसको रेंट पे दे दी, इसने आगे रेंट पे दे दी, मतलब CFS में तो क्या है, भी रेंट पे ही चल रहा है, भी रेंट पे दी हुई है, एज एन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इफ़ थर्ड पार्टी इज एन फाइनेंस लीज, अज्यूम्ड ओनर इज थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को पूछेंगे भाई तेरी इंटेंशन क्या है, थर्ड पार्टी के बुक्स में कौन सा इंडेक्स लगाएंगे वो सोचेंगे। अगर CFS अगर अपा पहले ही कंपनीज की बात करें तो उसमें तो उन्होंने आगे ही भेज दिया फाइनेंस क्या है, हायर परचेज तो है, इसमें आप सेलिंग की ही एंट्री पास करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप खुद देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है कि किसी क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल के, देन आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे मेरे को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आप पढ़ते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अज्यूम्ड ओनर, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। यहाँ पे परचेज बाय कैश, परचेज बाय डेफर्ड क्रेडिट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज ऑफ एसेट। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि कैश देके, रोकड़ा देके किसी का एसेट परचेज करना। डेफर्ड क्रेडिट का क्या मतलब है कि इंस्टॉलमेंट्स में परचेज करना, कि पहला मैंने 1 साल में दे दिया, दूसरा 2 साल में, तीसरा 3 साल में, है ना, ऐसे। सेल्फ कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, लैंड ले लिया था, उसमें बिल्डिंग बना लिया सेल्फ कंस्ट्रक्ट करके, तो क्या बिल्डिंग का क्या कॉस्ट होगा, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। इनिशियल रिकॉग्निशन में फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट मीन्स मैंने A एसेट को दे दिया B एसेट को लेने के लिए, भी एक्सचेंज कर लिया, तो ये केसेस आप पढ़ेंगे। इन द बुक्स ऑफ अज्यूम्ड ओनर क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपन फाइनेंशियल लीज पे दे दिया, तो अपन जो ओनर माना गया है लेसी, यहाँ पे फाइनेंशियल लीज में लेसी को अज्यूम्ड ओनर मान लिया जाता है, तो अज्यूम्ड ओनर मान लिया जाता है, तो उसकी बुक्स में देखेंगे अपन। चलिए पहला परचेज बाय कैश, रेडी फॉर यूज। इफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परचेज बाय कैश देन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलो। कितना रोकड़ा दिया। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी जो ट्रांसफर प्राइस है, ब्रोकर कमीशन जो देते हैं, एनी अदर एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो भी इनिशियल कॉस्ट आया होगा। अभी बात करते हैं आइटम एक्सपेंस नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट टू बी रिटन ऑफ इन द P&L एज एन एक्सपेंस। जो भी मार्केट एक्सपेंस है, प्रमोशनल एक्सपेंस है, भी हमने ये बिल्डिंग बनाया है, आप इसको रेंट पे लेने के लिए आ जाइए, तो वो खर्चा। इफ़ एनी एक्सपेंस इज इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी देन इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड नहीं होगा, ये P&L अकाउंट में जाएगा। जहाँ पे अगला है स्टार्टअप कॉस्ट। इफ़ एनी एक्सपेंस इज इंकर्ड ऑन inauguration ceremony then such an expense shall also be written off in P&L। inauguration ceremony और आगे है ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेज इंकर्ड फॉर वैकेंट प्रॉपर्टी। जो भी मेंटेनेंस के लिए, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है तो आपको मेंटेनेंस के लिए कोई ना कोई तो खर्चा करना पड़ेगा। उसकी मेंटेनेंस करने के लिए कोई बिजली का खर्चा, पानी के म्यूनसिपैलिटी चार्जेस। इफ़ एनी एक्सपेंस is incurred for day-to-day maintenance of vacant property then such an expense shall also be written off in P&L account। और थोड़े से अदर पॉइंट्स हैं जो भी अपने को ध्यान रखने चाहिए। अदर पॉइंट्स टू बी नोट इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविज़न रिफंडेबल ड्यूटीज़। इसमें क्या है, अगर GST का क्रेडिट मिल जाता है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड नहीं करना। अगर GST का क्रेडिट नहीं मिलता देन आपको इसमें ऐड करना है। रिफंडेबल ड्यूटी और टैक्सेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड while computing cost of it can also be said that cost of investment property shall include non-refundable tax and duties only।
होप वी आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अगर कोई भी डाउट रखता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो सोन ही मैं आपको एक अपना नंबर शेयर करूँगा, जैसे ही सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं तो एक नंबर आपके पास आ जाएगा जहाँ पे आप कोई भी तरीके का डाउट पूछ सकते हैं। आप अभी भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अपना क्वेश्चन शेयर, आपको डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। इफ़ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ renovation is made, then such expenditure shall be included in the cost of। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, आपने कोई दीवार तोड़ के नई दीवार बना दी, आपने कोई फ्लोर तोड़ के नया फ्लोर बनवा दिया, देन इट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेनोवेशन में इंक्लूड एक्सपेंशन फ्लोरिंग वॉल्स सीलिंग एट एक्स्ट्रा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या जर्नल एंट्री होगा अगर कैश और बैंक से परचेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बिंग एंड पेस्टर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। ऐसे ही सेकंड केस है सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर अपन ने सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवाई है, इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल्फ कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक तो पहले परचेज प्राइस ऑफ लैंड आ जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी आ जाएगा, परचेज प्राइस ब्रोकरेज कमीशन आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट आ जाएगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड विच आर इंकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इनिशियल कॉस्ट आपका ये आ गया। तो क्वेश्चन आपको एक बार खुद देखने हैं, तो एक बार अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगला केस आ गया एक्विजिशन ऑन डेफर्ड क्रेडिट। इफ़ एन एंटिटी एक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट आपको बताया था कि जैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना। एंड कॉस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कंसिडर्ड इक्वल टू ग्रॉस पेमेंट। जैसे मैंने क्या कह दिया कि मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, एक पहली जो इंस्टॉलमेंट है आपको डाउन पेमेंट तो मैं 5 लाख कर देता हूँ, और जो 15 लाख की पेमेंट है मैं आपको टुकड़ों में करूँगा। तो इसके लाइन का क्या मतलब है कि जो 20 लाख आप पे कर रहे हैं डैट इज़ नॉट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसमें इंटरेस्ट का पार्ट, इसमें दो पार्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट का पार्ट। जैसे आप नीचे एग्जांपल जरूर लेंगे। स्टेप 1 इनिशियल एक्विजिशन कैसे होगा। स्टेप 1 कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट एट मार्केट रेट एंड रिकॉग्नाइज एज कॉस्ट ऑफ। जैसे मार्केट रेट 10% चल रहा है तो आपको कैलसी पे करना पड़ेगा 1/1.10। जैसे आपको पहले साल, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 लाख डाउन पेमेंट था और 7.5 लाख पहले साल बाद देना है और 7.5 लाख दूसरे साल बाद देना है। तो 1.1 इक्वल टू दबाएंगे, एक बार का फ्यूचर पेमेंट आएगा जो कि आएगा 1.909, और दूसरे बार इक्वल टू दबाएंगे दूसरे साल का आ जाएगा 0.826। तो इसको जब आप इक्वल जो भी इसकी 5 लाख प्लस दिस जो भी आएगा और प्लस दिस जो भी आएगा इसका टोटल करेंगे, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो डेबिट क्रेडिट पे खरीदा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पेबल टू बैंक। अगर अपन ने कोई डाउन पेमेंट किया है तो ये आ गया बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स। उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू द फॉलोइंग एंड शैल बी रिकॉर्डेड। पहले तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट कर देंगे, भी अपने क्रेडिट अपना बढ़ा दिया इंटरेस्ट लगा के उस पर, तो उसके बाद पेबल टू बैंक कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एक्सप्लेनेशन एज इन अबव it can be said that we cannot consider time value we cannot consider time value of money in the cost of investment property।
यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया, जैसे परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 10 लाख की, पेमेंट टू बी मेड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, मार्केट रेट है 10% का। तो जैसे 1 डिवाइड बाई 1.10 किया और इक्वल टू दबाया, कैसे आपका 0.909 आया। तो 10 लाख इंटू 0.909, that is becomes this, then we will pass the entry investment property account debit this। उसके बाद अगर आप 9,09,000 इंटू 10% करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कुछ 90,900 के करीब आएगा। दिस इज ड्यू टू वी हैव कैलकुलेटेड बिकॉज वी हैव टेकन 0.909। अगर आप कैलसी पे देखेंगे तो इसके भी आगे पूरे नंबर्स आ रहे हैं, बट वी हैव टेकन डेसिमल। ये राउंड ऑफ बैलेंसिंग फिगर आपको लास्ट में करना है, बिल्कुल लास्ट वाले में, जो लास्ट ट्रांजैक्शन होएगी। पहले तो अगर जहाँ पे तो एक इंस्टॉलमेंट की, अगर आपके पास 4-5 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आप पहले दूसरे इंस्टॉलमेंट्स में सीधा जैसे जे किया है जैसे ऐसे करते रहिए, और लास्ट में 5वें साल में आकर जो भी डिफरेंस बच जाता है तो बैलेंसिंग फिगर लग के कर दीजिएगा। इतना तो चलता ही है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एसेट का केस आ गया। एक्सचेंज ऑफ एसेट में क्या करना है, पहला केस क्या है, पहले केस में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट परचेज्ड, अपन को इसमें दोनों जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं एसेट उसकी फेयर वैल्यू पता है, और WDV पता है। तो हमें कहा गया पास जर्नल एंट्री एज्यूमिंग इज अ कमर्शियल सब्सटेंस इन द ट्रांजेक्शन। जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एसेट अपना काफ़ी इंडेक्स में आगे चल के आएगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कमर्शियल सब्सटेंस क्या है और नॉन कमर्शियल सब्सटेंस क्या है। कमर्शियल सब्सटेंस में क्या है, पार्टी नॉन है कि उनके, क्योंकि कोई भी पार्टी अपना नुकसान नहीं कराएगी, पार्टी अपने एसेट की फेयर वैल्यू से नॉन है, जो फेयर वैल्यू टेक कर रही है उसकी फेयर वैल्यू से नॉन है, जो डिफरेंस है वो कैश में सेटल डाउन होएगा, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजेक्शन। और जिसमें ये चीज़ें लैग होएंगी, फेयर वैल्यू किसी को नहीं पता है, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वो नॉन कमर्शियल सब्सटेंस हो जाएंगी। तो इसमें अपने पास एंट्री क्या पास होएगी, अपने पास फेयर वैल्यू का एसेट 20 लाख का एसेट आ रहा है, WDV 15 लाख की थी, और बैंक अप्पा ने पैसे कितने दिए, कैश में कितने दिए, कैश में इसका डिफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट परचेज फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट, इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर टू P&L प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो पहला स्टेप जैसे यही किया है, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट 20 लाख माइनस 18 लाख इक्वल टू 2 लाख, और फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट माइनस WDV ऑफ गिवन अप एसेट 18 लाख 3 लाख। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन अप एसेट गिवन है, WDV ऑफ गिवन अप एसेट गिवन है। जहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, इसमें कैश लेना होगा क्योंकि पहले गिवन अप एसेट ज़्यादा है। तो पहले स्टेप जैसे पहले सीखा 70 लाख माइनस 40 लाख 30 लाख का कैश आ गया। तो ऐसे ही आप एंट्री पास करेंगे। कैश सेटलमेंट, जहाँ पे 30 लाख का कैश सेटलमेंट आ गया। लॉस गेन, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट एंड WDV ऑफ 20 लाख। न्यू एसेट 40 लाख का, कैश बैंक 30 लाख, टू ओल्ड एसेट 90 लाख, लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट 20 लाख। जहाँ पे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मतलब नॉन कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजेक्शंस, जहाँ पे एक फेयर वैल्यू जैसे गिवन अप एसेट की नहीं दी है, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें दी हैं, तो ये नॉन कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजेक्शन हो जाती हैं।
यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट गिवन है, तो इसमें कैश सेटलमेंट नहीं होगा, इसमें कैश में सेटल नहीं करेंगे, इसमें जो भी डिफरेंस होगा वो P&L के थ्रू प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग वेल, इफ वी आर लिटिल बिट कोई भी दिक्कत है तो आप डाउट फिर से, मैं कह रहा हूँ, फिर से पूछ सकते हैं। तो एक और एग्जांपल, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप, इसमें टेकन अप की नहीं है, गिवन अप की है, तो इसका नए एसेट को अपन 2 लाख पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे और जो भी डिफरेंस है वो लॉस के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। न्यू एसेट लॉस ऑन एक्सचेंज टू ओल्ड एसेट, यही नोट्स लिखे हुए हैं। जैसे एक्सचेंज ऑफ एसेट, इफ एक्सचेंज इज अंडरटेकन अंडर कमर्शियल स्टैंडर्ड बोथ फेयर वैल्यूज आर गिवन, टेकन अप एंड गिवन अप। इफ एक्सचेंज इज अंडरटेकन अंडर नो कमर्शियल टर्म्स, ओनली वन फेयर वैल्यू इज अवेलेबल अंडर फॉर टेकन अप और गिवन अप। नो कमर्शियल टर्म्स का क्या है, देयर विल नो कैश सेटलमेंट एज बोथ फेयर वैल्यूज फॉर as both fair value for asset taken up and given up asset are not available. Step 2, calculate gain loss exchange of asset as follow. Fair value of taken up asset is given but fair value of given up asset is not given. तो जैसे बताया ही है मैंने आपको, और जो एक एक्सेप्शनल केस है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। बहुत फेयर वैल्यूज आर नॉट गिवन, तो WDV पे ही रिकॉर्ड कर देंगे, 2 लाख पे ही एसेट आया, एसेट किया। इन द गिवन केस WDV ऑफ ओल्ड एसेट शैल बी टेकन एज कॉस्ट फॉर न्यू एसेट बिकॉज वी डू नॉट नो फेयर वैल्यू ऑफ आइदर एसेट। ये एक स्टडी मटीरियल में क्वेश्चन है, तो आपको जो नो कमर्शियल ट्रांस मान के करना पड़ेगा। तो पहले ICAI ने इसका क्वेश्चन कुछ आंसर डिफरेंट दिया था जो कि सही माना जा रहा था, बट अभी रिसेंट आंसर ये है, नो कमर्शियल ट्रांजेक्शन मान के इसको सेटल कराएंगे। एक बार देख लेते हैं। WDV 190 थी, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप 2 लाख थी, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप 1.5 लाख थी, कैश पेमेंट 40,000 गिवन थी हमारे को। तो ये 50,000 होता है डिफरेंस, बट 40,000 दे रहे हैं, तो कोई बंदा अपना नुकसान नहीं करेगा। दैन दैट्स वाई वी आर अज्यूमिंग इट एज नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो इसको उसी तरह से डील किया गया है, गिवन अप एसेट का ही इससे डेबिट कर दिया है न्यू एसेट को। तो कैश 40,000 टू ओल्ड एसेट 190, लॉस ऑन एक्सचेंज 40। द गिवन ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी अज्यूम्ड इन कमर्शियल बिकॉज कैश पेमेंट डज नॉट with the difference of fair value of taken up asset and given up asset means that the fair value of taken up asset is not available even it is mentioned in the question. अभी एक केस रहता था, इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ अज्यूम्ड ओनर, इन द बुक्स ऑफ लेसी जो अंडर फाइनेंस लीज है, तो उसकी बुक्स में कैसे, उसकी बुक्स में क्या करेंगे, ROU राइट ऑफ यूज़ या एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे ही, वैसे ही इंटरेस्ट जो डेबिट क्रेडिट का किया था अपने वैसा ही ये होएगा। ROU यहाँ पे ये पे स्किप करना पड़ेगा हमको, ये आज के लिए चलिए आप इतना ही करते हैं। तो ये पार्ट
अगले वीडियो में देखते हैं, अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। अगला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बिल्कुल लास्ट पार्ट होएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ टेक नेट प्लस शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, do like our videos. Thank you, and help the needy ones so that they can take the most out of it.